yasinanalysis.com पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप yasinanalysis.com पर वाया यूट्यूब चैनल के आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मेरी ये तमाम हदमुल इम्कान कोशिश होती है कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो आर्टिकल्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट आती है, वो आप तक पहुँचाई जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट आज हमारे पास रहेगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे अमेरिका की एक सबसे बड़ी रिपोर्ट जो गिरदानी जाती है और पूरी दुनिया इस पर अपनी नज़रें मरकूज रखती हैं, एंड दैट इज़ नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अमेरिका की आज जो हमारे पास फोरकास्ट अवेलेबल है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अमेरिका की जो रिपोर्ट आने वाली है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस पेंडेमिक के हवाले से नेगेटिविटी के बावजूद उसने बड़े अच्छे अंदाज में हालात का मुकाबला किया है। और आज हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की फिगर्स हैं वो 6.1 जो प्रीवियस महीने में था, आज 5.9% आने की उम्मीदें हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है। इसके साथ जो नॉन फार्म पे रोल है उसकी भी रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है। अमेरिका के मुख्तलिफ इदारों में नौकरियां मुयस्सर आ रही हैं और इसकी रिपोर्ट्स भी आज आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन बड़ी ज़बरदस्त आने की उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। और इट माइट पॉसिबल कि इसके आउटकम के बाद मार्केटों में तेज़ी आ जाए। लेकिन यहाँ ये बात समझना बड़ा ज़रूरी होता है, जिस तरीके से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की जो फोरकास्ट है वो बेहतर तो है, लेकिन 5.9% की जो अक्रॉस दी बोर्ड डिफरेंट मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है कि 5.9% आएगी। अगर मार्केट में 5.9 की जगह 6% आई तो ये बैड हो जाएगा, 5.8 आई तो ये इट विल बी द टू गुड। तो इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। इसी तरीके से जो नॉन फार्म पे रोल की जो रिपोर्ट हमारे सामने आनी है वो 2,26,000 पिछले महीने थी, और आज जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिपोर्ट है वो 6,50,000 है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। इट्स टू गुड, ट्रिपल यानी इसकी फिगर्स आ रही हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये रिपोर्ट 6,50,000 ही आ जाती है या 6,55,000 आ जाती है तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर ये 6,45,000 फिगर आती है जो कि फोरकास्ट है, ये बैड हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें यही कहा जा रहा है कि अमेरिका के पेरोल की रिपोर्ट और अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। और इस पे हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने जिस तरीके से S&P ने अपने टेक्निकल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था 4190 का, वो इसने ब्रेक कल कर दिया था। लेकिन आज फ्राइडे है, आज पेरोल की रिपोर्ट से अगर मार्केट में रिपोर्ट्स हमारे पास अच्छी आ जाती है तो माइट पॉसिबल मार्केट 4190 से ऊपर क्लोज होती है S&P की, तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक्स में मजीद तेजी आ सकती है। तो बहरहाल आज ही शाम 5:30 बजे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास रिपोर्ट होगी, इसको बगौर हमें देखना है। इसके साथ आज हमारे पास जो हम अच्छी रिपोर्टों की बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास कल रिपोर्ट थी चाइना और अमेरिका में एक हफ्ते में 3 मुलाकातें हुई हैं वाया वीडियो लिंक के जरिए। ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है और चाइना और अमेरिका में हम काफ़ी अरसे से जो तिजारती चपकलिश देख रहे थे, इस हवाले से ये बड़ी खुश आइन बात है। और हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, ये ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए या ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक खुश आइन बात है। बहरहाल इसको मजीद देखना पड़ेगा, लेकिन इसकी रिपोर्ट आना है कि इनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है, इट्स अ गुड फॉर यूएस स्टॉक मार्केट। अक्रॉस द बोर्ड पूरी अमेरिका और यूरोप की मार्केट को भी हम अच्छा गिरदान सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा खबरें इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले पिछले दिनों चलती रही। इसराइल ने बेतहाशा रॉकेट फायर किए हमास पे, यानी वेस्ट बैंक और जो गज़ा की स्ट्रिप थी उस हवाले से फ़लस्तीनियों ने पूरी दुनिया में एहतजाज किया। लेकिन हमारे पास जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसमें इसराइल के हवाले से जो रिपोर्ट आ रही है कि इसराइल के एक नए सदर आइजक साहब जो हैं वहाँ पर मुंतखब हो गए हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब वहाँ पर बड़ी एक सियासी तब्दीली आ रही है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि काफ़ी एक पर्सना नॉन ग्रेटा के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं, उनको इसराइल या ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के अवाम पसंद नहीं करते। इस हवाले से न सिर्फ फ़लस्तीन के बल्कि दुनिया के बहुत सारे बेशतर ममालिक में बेंजामिन नेतन्याहू जो कि पिछले 12 साल से वहाँ के वज़ीर आज़म है उनको लाइक नहीं किया जाता। इस हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब इस पिछले महीने जो इंतखाबात हुए थे, जो कि 2 साल में 5वां जनरल इलेक्शन था इसराइल में, वहाँ पर कोई सॉलिड कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन पा रही है। इस हवाले से ये खबर आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस दफ़ा आउट हो जाएंगे, वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, जो कि बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का चले जाना वहाँ अमेरिका
की जानिब से जो उनको सपोर्ट हासिल थी। अब बेंजामिन नेतन्याहू अगर इसराइल के वजीर आज़म ना रहे तो इस बेसिस पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि गोल्ड की कीमतें नीचे की तरफ आ जाएंगी। उसकी वजह यह है कि जो अनसर्टेनिटी, जो खलफशार, जो अरब वर्ल्ड में जो हम प्रॉब्लम एक क्रिएशन देख रहे थे वो माइट पॉसिबल अब ख़त्म हो जाए और अरब दुनिया में और अरब वर्ल्ड में एक पीस का माहौल आ जाए। इन बेसिस पे टेक्निकल लेवल्स पे हमने ये देखा कि 1880 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल था। कल हमने ये देखा कि 1880 यानी 1880 का लेवल ब्रेक हो गया और मार्केट ने आज लो कर दिया 1858 का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारे पास है कि 1880 से नीचे की तरफ गोल्ड की कीमतों का रहना, गोल्ड की कीमतें मजीद नीचे की तरफ आ सकती हैं। आज फ्राइडे क्लोजिंग है और इस हवाले से हमें ये देखना पड़ेगा अगर 1880 के नीचे गोल्ड की कीमतें बंद होती हैं तो माइट पॉसिबल गोल्ड की कीमतें मजीद नीचे की तरफ आ जाएं। तो ये आप बगौर इसका जायजा लीजिएगा कि इसको हम रिलेट करते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अगर वहां पर नहीं रहते तो इस बेसिस पे गोल्ड की कीमतें नीचे की तरफ आ सकती हैं। लेकिन दूसरा पहलू जैसे मैंने आपको बयान किया था कि गोल्ड की कीमतें ऊपर जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अमेरिका और दुनिया की कोई भी कंट्री जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ नहीं जा रही है। आज भी हमारे पास इंटरेस्ट रेट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी इंडिया भारत की। इंडिया ने आज अपना इंटरेस्ट रेट 4% पे इंटैक्ट रखा है यानी अनचेंज रखा है। हमारे सामने हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की डिफरेंट इकोनॉमीज जो अपने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट कर रही हैं वो अनचेंज की तरफ ही है, कहीं बढ़ाने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। सिवाय पूरी दुनिया में हमने पिछले 2-3 महीने पहले देखा था कि टर्की ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था लेकिन आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन उन्होंने 18-19% बढ़ा दिया था, जिसपे ऑर्डगन ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को फायर कर दिया था, निकाल दिया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास सिनेरियो है कि पूरी दुनिया में अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कहीं कोई बातें नहीं हो रही है और आज इंडिया ने अपना इंटरेस्ट रेट 4% पे अनचेंज छोड़ा है। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा सोने की कीमतें ड्रेस्टिकली नीचे की तरफ नहीं आएंगी। लेकिन आज अगर सोने की कीमतें नीचे की तरफ आई हैं, 1880 के नीचे ये ट्रेड हो रही हैं, तो इसको हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि नेतन्याहू अब अरब वर्ल्ड में दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, इससे पहले जो इम्पोर्टेंट हम टेक्निकल लेवल्स की बात कर रहे थे कि गोल्ड का 1855 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। आज अगर मार्केट 1855 और 1880 के बिटवीन रहती है तो हम ये कह सकते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट रहेगी। लेकिन 1855 एंड 1880 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग है, रेजिस्टेंस लेवल है। इनको आप ज़रूर जहन में रखें और इसके अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। अच्छा, इसके साथ बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट आज 5:30 बजे जो पेरोल की रिपोर्ट आएगी उसको आप जहन में रखें और इसी के ऊपर मार्केट में तब्दीली आ सकती है। अच्छा, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की कुछ बातें करते हैं। पाकिस्तान में अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा ऑयल के हवाले से बात कर लेते हैं। ईरान में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि ईरान की मुलाकातें चल रही हैं। बरतानिया, यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना के दरमियान वियना कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसके अंदर ईरान के ऊपर डिफरेंट ऑयल के हवाले से, पाबंदी के हवाले से बातें हो रही हैं। न्यूक्लियर एक्टिविटी के हवाले से वहाँ पे बातें हो रही हैं। लेकिन जो डिफरेंट तज्जिया और जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट है, गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट है, और वो ये कहते हैं कि वियना कॉन्फ्रेंस का जो इख्तिताम होगा वो इतना खुश आइंद इख्तिताम नहीं होगा, जिस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक खलफशार वाली कैफियत जो है ईरान के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की रहेगी, जो कि बिग 7, बिग 5 कंट्रीज कहलाते हैं। इन बेसिस पे ये हो सकता है कि ईरान को भरपूर अंदाज में एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना मिले और तेल की कीमतें जो हम देख रहे हैं कि तकरीबन 3 साल के हाईएस्ट लेवल पर हैं, ये मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकती हैं और $69 या $79 को क्रॉस कर सकती हैं। हम पहले ही देख रहे हैं कि ब्रेंट ऑयल की कीमतें $71 के एक नफसियाती हद को उबूर कर चुकी है और बातें ये हो रही हैं कि जनाब $78 और $80 को भी मार्केट क्रॉस कर सकती है। बहरहाल हमें वियना कॉन्फ्रेंस पे नज़र रखनी पड़ेगी और उसमें देखना पड़ेगा कि किस हवाले से इसमें जो आउटकम आते हैं इससे तेल की कीमतों में क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल वियना कॉन्फ्रेंस को हमें बगौर देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से हम बातें करते हैं। पाकिस्तान में अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है, जो पेट्रोल की जो कंजम्पशन हुई है, जो पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ है पिछले 1 साल में, यानी पिछले साल मई 2020 में जो हमने ये देखा था कि पेट्रोल का जो यूजेज था वो 731 टन इस महीने हुआ है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे पाकिस्तान में पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल 731 टन
7,31,000 टन का इस्तेमाल हुआ। हाई स्पीड डीजल जो है 7,61,000 और जबकि फर्नेस ऑयल 16% इजाफा हुआ और 1,68,000 इसमें इस्तेमाल हुआ। तो हम ये ओवरऑल देख रहे हैं कि तारीख की बुलंद तरीन सतहों को पाकिस्तान की पेट्रोल और हाई डीजल और ये जो फर्नेस ऑयल की जो यूजेज है वो बड़ा ज़्यादा है। लेकिन आमतौर पर लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि पिछले 1 साल से हम कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से सब बंद हैं, पूजे में बंद हैं, घरों में बंद हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये जनाब तेल का जो इस्तेमाल हुआ है पिछले 1 साल में पाकिस्तान में, ये कैसे मुमकिन है। तो ये सारी रिपोर्ट्स मैंने देखी और उसके बाद ये नतीजा अखज़ किया कि सिर्फ पेट्रोल का इस्तेमाल के बढ़ने की वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान में जो गाड़ियों की सेल हुई है वो बढ़ गई है। तकरीबन 40,000 यूनिट इस साल ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी हैं। इसी तरीके से ट्रक सेल जो है वो 7.7% इजाफा हुआ है और बसों की सेल में 5.6% इजाफा हुआ है। तो ये ओवरऑल जब हम इन तमाम हालात को देखते हैं तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल पिछले 1 सालों में हुआ है, जो कि बड़ा एक खुश आइन भी कह सकते हैं। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी ने ग्रो किया है। तो बहरहाल ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अच्छा, इसके अलावा आज हमारे यूनाइटेड नेशन में जो एम्बेसडर हैं कल मुनीर अकरम साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे और उन्होंने एक ग्लोबल मैकेनिज्म की बात की है कि फ़ाइट अगेंस्ट करप्शन। तो इस हवाले से उन्होंने 6 पॉइंट्स एजेंडा भी अनाउंस किया है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में जो ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड में करप्शन क्रिएट होती है और करप्शन का पैसा फॉरेन कंट्रीज़ में चला जाता है। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी पिछले साल यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर की थी, उन्होंने यही कहा था जो इलिसिट मनी है, जो गैर कानूनी तरीके से जो हमारे सरबराहान मुमलिकत जो बड़ी बड़े ओहदों पर बैठे हुए वो करप्शन क्रिएट करते हैं और करप्शन का पैसा कमाते हैं, इस हवाले से एक ग्लोबल मैकेनिज्म क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि करप्शन का पैसा, एक आम गरीब आदमी का पैसा ये चोरी होकर एक अमीर मुल्कों में चला जाता है। ये हम पिछले काफ़ी सदियों से देख रहे हैं, काफ़ी दिहाइयों से देख रहे हैं कि जनाब जिस तरीके से पाकिस्तान का चोरी किया हुआ पैसा कभी न्यूजीलैंड में होता है, तो कभी स्विट्जरलैंड में होता है, तो कभी अमेरिका में, तो कभी यूरोप की कंट्री में, कभी बरतानिया में। इन तमाम जो लीगलिटी है और तमाम जो ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, इनको हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। इसका एक ग्लोबल मैकेनिज्म बनना ज़रूरी है ताकि ये फाइट अगेंस्ट करप्शन के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया खड़ी हो जाए और इसकी जो फाइट है करप्शन के ख़िलाफ़, इसमें सब लोग यकजा हो जाएं। बहरहाल यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से मुनीर अकरम साहब ने ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव उठाया है और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया इसमें यकजा होगी और जो इलिसिट मनी है, जो करप्शन का पैसा है, वो आम गरीब आवाम पे लगाया जाए, ना कि चंद लोगों के पास ये पैसा रहे। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर थी और इसके साथ ही जो खबरें हमारे पास पिछले 1-2 महीने से चल रही हैं कि जनाब अफगानिस्तान से अमेरिका की फ़ौजों का इनखला चल रहा है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ख़ास तौर पे पड़ोसी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये सीवियर प्रॉब्लम दिखाई देती है कि पिछले डेली बेसिस पे हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि तालिबान और जो वहाँ की जो हुकूमत है उसके दरमियान जो अफगान फोर्सेस हैं उनके दरमियान फ़ाइट हो रही है। कभी बस में ब्लास्ट हो रहा है, कभी गाड़ियों पर ब्लास्ट हो रहा है, कभी वहाँ के स्कूल और कॉलेजेस में धमाके हो जाते हैं जिसके अंदर सैकड़ों लोग जो है मासूम स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो हलाक हो रहे हैं। और कल भी हमारे पास ये खबर थी कि जनाब एक अफगानिस्तान में ब्लास्ट हुआ है यूएस आर्मी के विड्रॉल के बेसिस पे। तो ये डिफरेंट खबरें हमारे पास आ रही हैं और अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, जो वहाँ पे सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। इस हवाले से पाकिस्तान को, ईरान को और अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि अफगानिस्तान से जो इनखला हो रहा है अमेरिकी फ़ौजों का, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पर ना पड़े। तो बहरहाल इस हवाले से हमारे पास डिफरेंट खबर आती रहती हैं, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि इस इनखला के बाद और इस इनखला के दौरान अमेरिका क्या करता है, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो क्या करती है। तो बहरहाल हमारा पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस हवाले से हमारी ये ख्वाहिश है कि वहाँ पर अमन बरकरार रहे। तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आते हैं और इसको सुनते हैं और सराहते हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज़।